MT7। आइए बेटा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे दोस्त, मेरी मदद करेंगे साथ में। बेटा यहां पर कहा गया है बेटा जो वर्क फंक्शन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो बेटा रिलेशन होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रेशियो होगा। हेलो मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, दो वेवलेंथ्स आ रही हैं बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है बेटा, hc बाय लैम्डा माइनस 5 होता है kmax, और kmax को evs के बराबर करते हैं। लेकिन अगर hc बाय लैम्डा जो हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बेटा hc बाय लैम्डा माइनस 5 इंटू ई से बेटा जूल्स में एनर्जी आएगी, evs के बराबर करेंगे, ई कट जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा hc बाय लैम्डा माइनस 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, वो क्या आएगा बेटा, hc बाय लैम्डा माइनस 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा बेटा, hc बाय लैम्डा माइनस 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा 3100 एंगस्ट्रॉम को क्या कह सकते हो बेटा, 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। तो बेटा अगर पहले वाले के लिए बोलूंगा तो 1240 बाय 310 माइनस 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा 31 4 माइनस 1 3 आ गया बेटा पहले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ सकती है। और hc बाय लैम्डा, बेटा लैम्डा डबल हो गया, यहां पर 6200 था 620 हो गया, तो यहां पे आएगा 2 माइनस 1 1। दूसरे वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा 1, तो रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 3:1। क्या ये बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन कह रहे इलेक्ट्रॉन की बेटा जो काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। स्टार मार्क कर दीजिए और 100% दिमाग में याद रखिएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा, कोई भी 5 क्वेश्चन कर लीजिए उसी में से एक क्वेश्चन होगा। कोई भी 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, सब अलग अलग, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ का 100% आना है बेटा आपके पेपर में नीट 21 में। लैम्डा जो होता है बेटा वो होता है h बाय mv, और mv को हम लिख सकते हैं दोस्त थोड़ा सा √2m के, तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन √2m के। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी तो E इंटू के लिख देंगे, और h अपॉन √2m की वैल्यू थी √150। अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना तो √150 बाय, और काइनेटिक एनर्जी दोस्त कितनी दे रखी दोस्त बता दो यार, 5 है ना। ये एंगस्ट्रॉम में आ गया आंसर बेटा, ये 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 25 का √5 होता है, 36 का √6 होता है, तो बीच का कहीं आंसर आएगा। तो बेटा यहां से आंसर क्या बन गया बेटा 5.47। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट कह रहे 3.2 मेगावाट, बेटा मेरे को पावर जनरेट करनी 3.2 मेगावाट है ना, और कह रहे हैं कि बेटा बताओ कि कितने फिजन्स चाहिए। हो सकता है वो आपको अगली बार बेटा जो नीट 21 में क्वेश्चन आए है ना, जो कि बेटा देखा जा रहा है ना बड़े जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो तीसरा है। आप देखो अभी थोड़े दिन पहले भी पेपर में क्वेश्चन आया था है ना, अभी फिर से आ गया है। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, वहां पर पेपर में पता क्या कर रहे हैं, जो मतलब मैंने मेंस के पेपर में आइडेंटिफाई किया वो ये आइडेंटिफाई किया है कि पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। वहां पर क्या नंबर ऑफ फिजन इतने हो रहे हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ फिजन इतने हो रहे हैं पर सेकंड, और बताओ पावर कितनी निकलेगी, एक फिजन से इतनी एनर्जी निकल रही, तो n इंटू 1 से जो एनर्जी निकल रही, खत्म बात है ना। वो कह देगा रेड बल्ब है, एक जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है रेड लाइट की है ना, और जो मोनोक्रोमैटिक बल्ब है ना, जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमैटिक है, तो एक की बेटा फोटोन की एनर्जी पता होगी, वो hc बाय लैम्डा है, तो n फोटॉन्स अगर निकल रहे तो n hc बाय लैम्डा बेटा ये हो जाएगी पावर। अगर फोटॉन्स कितने गिवन है, या तो वो कह देगा बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं, पावर इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, पावर इक्वल टू, क्या ये बात दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी। पावर बेटा कितनी एक सेकंड में एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं पावर, पावर क्या होगी बेटा NHC बाय लैम्डा, हाँ ना बोले। यहां पर बेटा मेरे को कहा क्या गया नंबर ऑफ फिजन कितने हो रहे हैं, बेटा गलती क्या होती है यहां पर बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे पर मिनट में कितने फिजन हो रहे हैं, अगर पर सेकंड निकाल ली तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटा देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, पर मिनट में मान लो n हो रहे हैं, पर मिनट कितने हो रहे हैं n, तो पर सेकंड कितने हो जाएंगे n/60, सही है। एक सेकंड में इतने फिजन होंगे, और एक फिजन से एनर्जी क्या रिलीज होती है दोस्त बता दो जरा, 200 MeV, तो इंटू 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोस्तों ये एक से एनर्जी इतनी निकलती है, अगर n फिजन हो रहे पर मिनट तो पर सेकंड कितने हो जाएंगे n/60, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दोस्त वो दे रखी 3.2 मेगावाट, 3.2 इंटू 10 की पावर 6 यहां से कटेगा है ना, और 3.2 को काटने के लिए यहां पे 100 बच जाएगा है ना, और यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 इंटू 10 की पावर 17। ठीक है नेक्स्ट अगला बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो जो भी मैंने आपको बोले हैं क्वेश्चन, ये सारे मेंस के क्वेश्चन थे बेटा, ये आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए बेटा, कि कितने अगर इतने फिजन हो रहे हैं पर सेकंड तो कितनी पावर रिलीज होगी बेटा। लेकिन वहां पर भी गलती मत कर दीजिए, अगर वो कह देगा 1 घंटे में इतने फिजन हो रहे हैं और 1 से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 1 घंटे में इतने फिजन हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे बेटा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 सेकंड कितने, 60 इंटू 60
360, 3600 अगर वो कहेगा 3600 सेकंड्स में इतने फ्यूजन हो रहे तो एक सेकंड में कितने हो रहे n अपॉन 3600, एक से एनर्जी निकल रही है E तो इंटू E। बेटा एक सेकंड में जो एनर्जी निकलती है वो पावर होगी। और बेटा यूनिट भी बहुत ध्यान से देख लेंगे, वहां पर क्या वॉट में आंसर दिया है या हॉर्स पावर में दिया है। 1 हॉर्स पावर क्या होता है 746 वॉट। बेटा जरूर यूनिट भी देख लीजिए, फटाफट से नंबर मत मैच कर लीजिएगा, पर मिनट दिया है, पर सेकंड दिया है, पर आवर दिया है, कितने निकल रहे हैं आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जो मैंने देखा इनके पेपर में जो क्वेश्चन आया था, एक बल्ब वाला क्वेश्चन आया था, और हां एक क्वेश्चन इनके जो पेपर में आया था, हालांकि वो आपके पेपर में आने की मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लगती है ना, लेकिन जस्ट आपको बता देता हूं। बेटा वहां पर आया था कि दो बल्ब हैं, दोनों की पावर बराबर, दोनों की पावर बराबर है ना। एक से एक था मतलब लैम्डा दे रखा था उसका मान लो 400 नैनोमीटर, 600 मान लो 600 नैनोमीटर, और दूसरे से था मान लो 200 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, और दोनों की पावर बराबर है। और कह रहे हैं दोनों से मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एफिशिएंसी है वो दोनों के लिए बराबर है। मतलब अगर मान लो 100 में 100 फोटॉन्स आते, एक इलेक्ट्रॉन निकलता, सब में दोनों में यही हो रहा है ना। तो बेटा अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, 600 के लिए उन्होंने करंट दे रखा था, फोटो करंट कितना आ रहा है, और 200 नैनोमीटर वाली लाइट के लिए पूछा था। बेटा पावर सेम है, पावर अगर बेटा सेम है, पावर होगी NhC बाय लैम्डा। क्या होगी, क्या ये बात सोच सकते हो? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आएंगे वो कहेंगे पावर अपॉन HC इंटू लैम्डा। तो लैम्डा जिसका 3 टाइम्स है उसके नंबर ऑफ फोटॉन 3 गुना होंगे, उसमें फोटो करंट 3 गुना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर सेम पावर से सेम पावर का बल्ब है, मेरे को ऐसा लगता नहीं मेंस में आने लायक है, आपके में खाली इतना आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं, पावर ऑफ बल्ब दे देंगे, पावर इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। मेरे को लगता नहीं कि उसके बाद आपसे एफर्ट करवाएंगे, लेकिन अगर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेटा 3-4 क्वेश्चन तो वो अच्छे पूछ रहे हैं, तो वो 3-4 अच्छे क्वेश्चंस में आ सकता है। मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मेंस का क्वेश्चन बेटा हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा पावर क्या होगी, बेटा अगर मान लो एक सेकंड में n फोटॉन्स निकल रहे हैं, एक की एनर्जी HC बाय लैम्डा, तो n की एनर्जी क्या हो जाएगी NhC बाय लैम्डा। कह दो आगे दोस्त समझ में, बराबर P। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स, बेटा पावर दोनों बल्ब की क्या थी, सेम, पावर दोनों बल्ब की क्या थी, सेम। बेटा जिसका लैम्डा ट्रिपल था उससे फोटॉन्स ट्रिपल थे, फोटॉन्स ट्रिपल तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल तो बेटा करंट ट्रिपल होगा। कह दो आगे, एक से करंट गिवन था 6 मिली एम्पियर, दूसरे से पूछा था तो 2 मिली एम्पियर, है ना। हालांकि वहां पर तो ये भी नहीं पूछा, उसमें तो पूछा 6 और या लेस देन 6 या ग्रेटर देन 6 या इक्वल टू 6 या नन ऑफ दीज ऐसे करके ऑप्शन थे। तो वहां पर 2 मिली एम्पियर भी नहीं पूछा था बेटा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया। अरे कह दो आ गया समझ में यार। दोस्तों मेरी बात सुने, अगली बात बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एट अ गिवन इंस्टेंट देयर आर 25% अनडिकेड रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल। कह रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे 25% अनडिकेड रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं। बेटा दोस्त मेरी बात सुनो ध्यान से, 25% क्या है अनडिकेड, 25% क्या है अनडिकेड, 25% अनडिकेड हैं, बचे कितने 25%। अगर 25% डिके हो गए थे तो बचे कितने थे 75%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 20% डिके से 20% अनडिकेड होने में टाइम कितना लगेगा? मान लो अगर ये क्वेश्चन 20% डिकेड मतलब 80% बचे से 20% अनडिकेड होने में टाइम मतलब 20% बचे 2 हाफ लाइफ। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइन, इस लाइन का मतलब समझना होगा, मेंस में भी कई बार आ गई है बेटा, ये अपने को कायदे से आनी चाहिए। 20% डिके हो गए तो 80% बचे, 20% आर लेफ्ट अनडिकेड तो मतलब 20% ही बचे। यार दोस्त कह दो समझ में आ गया यार, वर्षा पुत्र समझ में आ गया। अब दोस्त मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, बेटा मैं समझा देता हूं। 25% अनडिकेड रेडियोएक्टिव सैंपल है ना, और कह रहे हैं 6.25% अनडिकेड होने में टाइम क्या लगेगा? आधे का आधा है बेटा, 2 हाफ लाइफ। अगर आपको हाफ लाइफ दे रखे 10 सेकंड्स तो बेटा टाइम क्या लग जाएगा बेटा? नहीं 10 सेकंड लग रहे हैं तो बेटा हाफ लाइफ क्या हो जाएगी बेटा 5 सेकंड। ये दो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या हो गई 5 सेकंड। हाफ लाइफ क्या होती है बेटा 0.693 बाय लैम्डा या 0.7 बाय लैम्डा। पूछी मीन लाइफ है, मीन लाइफ क्या होती है बेटा 1 बाय लैम्डा, दैट इज ज्यादा होती है बेटा। मीन लाइफ क्या होती है दोस्त? ज्यादा होती है मीन लाइफ, हाफ लाइफ से मीन लाइफ ज्यादा होती है। तो बेटा लेकिन ये इसका डबल नहीं है, हाफ लाइफ है 5 सेकेंड, नहीं समझ में,
क्योंकि 2 हाफ लाइफ लगेंगी आधे का आधा होने में। वहां पर 25 से 6.25 होने का टाइम पूछ रहे हैं, 25 से 6.25 होने का टाइम, दैट इज आधे का आधा होने का टाइम पूछ रहे हैं। आधे के आधे होने में बेटा टाइम क्या लगेगा बेटा, 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ दे रखे 10 सेकंड, तो हाफ लाइफ हो गई 5 सेकंड, तो इसकी वैल्यू 5 है। और लेकिन पूछी इसकी वैल्यू नहीं, इसकी पूछी है। लैम्डा निकाल के यहां पुट भी कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं बेटा दोस्त 5 से ज्यादा आंसर आएगा, लेकिन 10 से तो कम ही आएगा, है ना। 5 से तो ज्यादा आएगा, 10 से कम आएगा, और ऑप्शन मेरे को 7.21 बड़े आराम से मिल जाएगा, है ना। नहीं तो आप ये कह सकते हो बेटा मेरे को इसकी वैल्यू पता है 5 है, मेरे से पूछी गई है इसकी वैल्यू, कैसे निकालूंगा, इसको 0.7 से डिवाइड करना, 5/0.7 करना। नहीं कर पाऊंगा क्या यार, आराम से कर पाऊंगा भाई, कर पाऊंगा ना दोस्त, मुक्की पक्का कर पाऊंगा दोस्त। बेटा अभी जो क्वेश्चन सिखा रहा हूं सारे के सारे दिमाग में बैठने चाहिए, तो फायदा नहीं होगा बेटा, है ना। इसके बाद अब बीकर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा जब डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। और ठंडा करो या गर्म करो, दोनों केस में क्या होगा बेटा, डेंसिटी कम होगी, एक्सपेंशन होगा दोनों केस में, दोनों केस में ही बेटा ओवरफ्लो करेगा, दोनों केस में ही ओवरफ्लो करेगा, बोथ 1 and 2। कह दो आ गया समझ में यार। लेकिन अगर बेटा मान लो कोई कह दे कंटेनर लिया है ना, और उसको हमने रख दिया गैस पे, है ना। अभी क्या कह रखा था, निगलेक्ट एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, मैंने ये लिखवा दिया था। अगर वहां पर बेटा अगर मान लो कोई कह दे कंटेनर है और कंटेनर को गैस पे रखा है ना, और उसमें कोई भी लिक्विड है, दूध डाल दिया, कुछ भी डाल दो यार, है ना। अब उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो बेटा क्या होगा, पहले कंटेनर गर्म होता है बाद में लिक्विड, ऐसा नहीं होता गैस चलेगी बेटा। पहले तो बेटा समझ सकते हो ना, अगर मान लो कि आप ही को बिठा दे गैस पे, तो पहले क्या होगी, तशरीफ गर्म होगी और बाद में ऊपर वाले हिस्से गर्म होंगे। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर जब आप मतलब पहले कंटेनर गर्म होगा तो फैलेगा, तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा, बाद में लिक्विड जब गर्म होगा तो फिर लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, फिर लिक्विड का लेवल इंक्रीज करेगा। दोस्त कह दो समझ में आ गया, बड़ी सिंपल बात है, याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं आपको जरूर समझाने में इंटरेस्टेड हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा जो हीट डिसिपेटेड होती है ना किसी भी गोल ऑब्जेक्ट से, बेटा देखो पावर लॉस जो होता है बेटा वो होता है E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। क्या ये बात याद है, बताइए प्रदीप सर ने आपको। अब बेटा मेरी बात सुने, एरिया क्या होता है 4πr², दैट इज जो हीट डिसिपेटेड होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r²। क्या ये बात समझ सकते हैं। अब बेटा 1 सेकंड में जो टेम्परेचर घटता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। 1 सेकंड में दोस्तों टेम्परेचर घटता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। अब बेटा मेरी बात सुनो बेटा, अगर मान लो Ti टेम्परेचर था, है ना, Tf हो गया, तो Ti माइनस Tf का डिक्रीज आया dt टाइम में। दोस्त 1 सेकंड में कितने का डिक्रीज आएगा, Ti माइनस Tf बाई dt माइनस ऑफ Tf माइनस Ti बाई dt, इसको बोलते हैं dt। तो माइनस dt बाई dt होता है रेट ऑफ कूलिंग, जिसका मतलब होता है 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। अगर बेटा इतनी हीट निकली तो ms डेल्टा t से आप बराबर कर लो बेटा। अगर डेल्टा t टेम्परेचर घटेगा, जो हीट निकल रही है वो ms डेल्टा t के बराबर होगी बेटा। q इक्वल टू ms डेल्टा t मालूम है ना यार, तो ms माइनस dt बाई dt, ये माइनस बाहर लगा लो। तो बेटा ये है रेट ऑफ कूलिंग। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होती है बेटा 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। एरिया क्या है 4πr², यहां पे r² है, यहां r³ नीचे आएगा तो 1/r। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। और जो हीट लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज प्रोपोर्शनल टू r², है ना। खाली इससे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहे मास जो है वो 3 टाइम्स है, मास 3 टाइम्स है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स होगी। वॉल्यूम 3 टाइम्स होने का मतलब क्या होगा, रेडियस क्या होगा, क्यूब रूट 3 टाइम्स। नहीं है समझ में बेटा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी दोनों की बराबर है, तो बेटा मास 3 टाइम्स मतलब रेडियस का क्यूब 3 टाइम्स। अब बेटा 3 टाइम्स करने का तरीका क्या होगा, एक का रेडियस अगर r होगा तो एक का होगा क्यूब रूट 3r, ताकि जब क्यूबिंग करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 3। आप समझ पा रहे मेरी बात। अब बेटा कह रहे रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो दिस अपॉन दिस करोगे तो बेटा √3:1 या 1:√3 डिपेंडिंग अपॉन किससे किसका पूछा है, दोनों ही ऑप्शन है तो पढ़ लेंगे, है ना। S1 मास ऑफ S1 इज 3 टाइम्स, तो S1 का रेडियस √3 टाइम्स है, तो बेटा √3 नीचे आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2। कह दो आ गया समझ में यार,
है ना। इसके बाद बेटा 6 मोल ऑक्सीजन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 20 से 35 कर रहे हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कह रहे हैं इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 8, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे 8 है, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। अरे हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना बोलो यार। सीवी क्या होगा बेटा, बेटा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और बेटा मेरे को श्रृंगी सर मिले बाहर, कहते हैं हाय, मैंने कहा हाय, कहते हैं आर की वैल्यू मालूम है कैलोरी, मैंने कहा नहीं केमिस्ट्री वालों को मालूम है, कहते 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 होती, मैंने कहा ओके थैंक यू। मैंने क्या बोला, तो मैं बता दी कि बेटा जो आर की वैल्यू होती है वो 2 होती है, सीपी माइनस सीवी आर है, तो सीवी क्या आ गया बेटा 6, सीवी क्या आ गया 6। अब एनसीवी डेल्टा टी करना है बेटा, बेटा डेल्टा यू तो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है दोस्तों, यार ये बात मालूम है या नहीं मालूम है। तो बेटा 6 और सीवी क्या हो गया 6 और डेल्टा टी कितना 15, कर पाओगे 15 6 90, 90 इंटू 6 540, कह दो आगे दोस्त समझ में। इसके बाद बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं एक्सपेंशन इग्नोर कर दो। बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू मालूम है, अगर एक्सपेंशन हो नहीं रहा तो बेटा इसका मतलब लिक्विड कोई वर्क नहीं कर रहा है, वहां पे वर्क डन 0 हो गया, तो बेटा Q डेल्टा यू के बराबर होगा। और Q क्या होगा ms डेल्टा टी। Q क्या होगा बेटा ms डेल्टा टी। मास दे रखा है 100, स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी, कैलोरी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इंटू 4.2, डेल्टा टी कितना दे रखा है बेटा 20। कर पाओगे मल्टीप्लाई या नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाएंगे भाई। अरे हाँ ना बोलो दोस्त। हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत भयानक क्वेश्चन आ गया है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी करेंगे। ये वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये कौन सा प्रोसेस, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आइसोबारिक, ये कौन सा प्रोसेस है, और ये कौन सा है वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, और ये कौन सा कांस्टेंट है आइसोथर्मल। इसमें वर्कडन क्या हो एनआर डेल्टा टी, इस वाले के लिए वर्कडन लिख रहा हूं एनआर डेल्टा टी, और इस वाले के लिए क्या होगा एनआर टी एल एन वी टू बाई वी वन। लिख नहीं रहा यार, चलेगा ना यार। तो एनआर डेल्टा टी, एन कितना लिखा है 2 आर, डेल्टा टी कितना बेटा 250 से 750 500 कितना हुआ, तो 2 आर और 500, तो ये तो 1000 आर आ गया, तो 1000 आर आना चाहिए जो कि 2 ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद बेटा इस वाले में कितना वर्क आएगा एनआर टी एल एन वी टू बाई वी वन, एन आर टी टी कितना हो गया दोस्त 1000, तो ये 2000 हो जाएगा। और एल एन वी टू बाई वी वन करना तो बड़ा मुश्किल है बेटा, 20/15 4/3, एल एन के अंदर 4/3 आएगा, तो इसी के साथ बेटा अपना आंसर आ गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट बेटा आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे क्वेश्चन है बेटा आर दिया है, रो पूछा है, एल और ए भी दिया, कह दो आगे यार। बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आप मेंस के पेपर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेंथ को खींच के स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया लेंथ को, है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना, रो एल बाई ए। आपके पेपर में भी आया हुआ ये, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दोस्त कह दो आगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फटाफट से आएंगे बेटा, एक बार फटाफट से बोर्ड को एक बार क्लीन कर देना दोस्त यार, 2-3 लोग आके यार, बागा बॉय, राज दरबार, चैनी खैनी, थुरथुरीली, मिला नहीं तुम्हें, बहुत ही शानदार तरीके से ये बहुत बढ़िया मिटो दिया है। और अब ये देखिए दुकान खोलने का टाइम है, खोलो, बहुत शानदार। राज दरबार जगा दे थोड़ी सी, हाँ जल्दी मिटो थोड़ी ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक मार्कर है बेटा, और ताकि फोटो कोई और बना देगा। चालू, हाँ हेलो माय दोस्त, हेलो, किसी पेपर लो, क्वेश्चन नंबर 11 छापो। बेटा कह रहे इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर व्हेन x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट y, ठीक है। अब कह रहे x को हमने क्या कर दिया, x को हमने 4x कर दिया। बेटा मेरी बात सुनो, हेलो, ठीक है, यहां बैटरी भी होगी, यहां x को हमने y से बेटा बैलेंस किया। बेटा पहले कहां पे आया था, नल पॉइंट 20 पे, है ना,
तो बेटा पहले 20 पे आया था, ये x है ये y है ना। अगर 20 पे आया था दोस्त नल पॉइंट, अगर यहां पे गैल्वेनोमीटर 20 पे नल पॉइंट है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये 20 और ये 80, तो 20/80 क्या हो जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा बेटा 1/4। दैट इज, इसका रेजिस्टेंस अगर 1 है तो इसका 4 है। अब इसके रेजिस्टेंस को कह रहे हैं 4 टाइम्स कर दिए, तो दोनों के बराबर कर दिया। अब नल पॉइंट कहां आएगा 50 पे। छी, अरे भाई P/Q इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स क्या दो आता है यार ये। लीसा बेटा समझ में आता ना यार ये, लीसा इज अ गुड गर्ल। सॉरी लीसा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कह रहे हैं हमने ना एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और उसी के पैरेलल फेंका। अगर बेटा उसी के पैरेलल फेंकें तो क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की झंड हो जाएगी, वो फोर्स नहीं लगा पाएगी, QVB sin 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो उसी के अलोंग आएगा, है ना बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल भी इधर फेंका तो फोर्स भी उधर आ रहा है। अरे मान लो थोड़ी थोड़ी ली जा रहा है ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा हो, हम ऐसे करके धक्का दे दें तो बेटा क्या होगा, वो कुछ ऐसे घूम जाएगा, है ना। लेकिन हम अगर उसके पीछे आके ही लात मारे, है ना, तो फिर सेम डायरेक्शन वेलोसिटी और बेटा फोर्स अगर बेटा पैरेलल तो पाथ क्या आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। से पूछा क्या मेरे दोस्त, VA माइनस VD। वेरी गुड, बागा इज अ गुड बॉय। तो A का पोटेंशियल VA माइनस VD, D का पोटेंशियल 0 मान लो। क्यों 0 मान लो, क्योंकि VA माइनस VD में खाली VA निकालना रह गया यार, है ना। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, यहां पर 4 अपॉन ये कितना हो गया 16, करंट कितना हो गया 4/16, दैट इज 1/4। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, इसमें बेटा करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, IR 1/4 इंटू 6 3/2 1.5 वोल्ट। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, आप समझ गए ना मेरी बात, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो यहां पे 1.5 वोल्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, अरे हाँ ना बोलो यार। अब यहां 1.5 है तो यहां पे 5 कम है, दैट इज -3.5 वोल्ट। अब उसके बाद दोस्त मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 5/5 1 एंपियर, 1 एंपियर करंट है, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहां करंट नहीं है भाई इस ब्रांच में, उसका उधर घूमेगा, इसका उधर। बेटा बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर यहां से चला गया तो वापस कैसे आएगा, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कोई पूछता है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर नहीं करना है, क्योंकि आई तो 0 है, नहीं करना है ई माइनस आई आर, लेकिन आई 0 है। अरे कह दो आ गया। अब बेटा करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, आई तो 1 है, क्यों, क्योंकि 5/5, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 3 वोल्ट ज्यादा, तो यहां पे क्या आएगा -0.5। सही बोल रहा हूं, तो अगर सही है तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 14 क्वेश्चन पे जाएंगे इसी के साथ। कह रहे हैं बेटा 60 डिग्री से टर्न करने में, बेटा ये क्वेश्चन इतनी बार मेंस ने पूछा है जिसकी मैं गिनती नहीं गिन सकता हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैग्नेटिक नीडल lying parallel to a magnetic field requires W unit of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position. 60 डिग्री से टर्न करना है तो बेटा वर्क क्या करना पड़ेगा, mb/2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -mb cos 0। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं देते तो हम क्या मानते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल बेटा दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक 0 पे एक 180 पे। 0 वाला स्टेबल, हिलाओ तो हल्का हल्का नाचता है, हिलाओ तो हल्का हल्का, है ना। और 180 वाला अनस्टेबल, 180 वाला मैग्नेट को काटते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाता है, भले ऐसे आधा करो भले ऐसे आधा करो। दोस्त कह दो आ गया समझ में यार, नहीं है समझ में, आ गया समझ में। तो बेटा मैग्नेट को काटते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इस केस में पोल स्ट्रेंथ जो होती है +m -m -m बन जाती है, वापस से पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आता है। पर इस केस में पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, क्या बात याद रहेगी, पक्का याद रहेगी या रिपीट कराऊं, पूरा कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं या याद रहेगी। इस केस में बेटा क्या हो जाता है, m/2, इसका भी m/2, इसका -m/2 पोल स्ट्रेंथ, इसका भी -m/2। बेटा ये याद रखनी होगी दोस्त यार, भूल नहीं सकते यार। पोल स्ट्रेंथ कोई पूछेगा तो ऐसे काटने, पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आता, ऐसे काटो ना, समझो यहां पे कुछ स्ट्रेंथ है वो आधी आधी हो गई, याद रख लोगे, कोई बड़ी बात। अब बेटा मैं आपको ना जस्ट बता ही रहा हूं तो साथ में एक बात एक्स्ट्रा बताया तो बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। बेटा टाइम पीरियड बेटा कैसे निकालते हैं अगर रोटेशन वाले में, हाँ थोड़ी थोड़ी बताओ। 2 pi √ I/mb। ये बेटा ये प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेटा अपने को ना पूरा रिजल्ट ही याद है। वैसे मैं कह रहा हूं अगर रिजल्ट याद नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉर्क होता है mb sin थीटा। टॉर्क क्या होता है बेटा, ये एक मैग्नेट है, मोटी बनाओ,
थीटा एंगल से रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो बेटा टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा, और अगर थीटा छोटा तो बन जाएगा एम बी थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां पर बहुत शानदार तरीके से ओमेगा को निकालो, 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, बोलो आया। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट। अब अगर कोई मेरे से पूछे बताओ मैंने ऐसे काट दिया, मैंने ऐसे, बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, एम मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, हाफ एम इंटू एल बाई 2, हाफ हो गया, नीचे हाफ हो गया, और आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, आई क्या होता है, मास भी हाफ हो गया और लेंथ भी हाफ हो गई, तो ऊपर 1/8 आ गया, नहीं है दोस्त, मेरी बात सुननी होगी ध्यान से। हेलो चरस खड़े जाओ, चरस जब ऐसे काटा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों केस में हाफ होना है, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट m था तो दोनों केस में हाफ आएगा, तो नीचे 2 आएगा, ये बात समझ गए। I होता है ml स्क्वायर बाई 12, मास भी हाफ हो गया और लेंथ भी हाफ हो गई, तो 1/8 हो गया, तो 1/8 अपॉन हाफ क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 का अंडर रूट 2, तो पहले अगर टाइम पीरियड t था तो t/2 हो जाएगा। याद रखना होगा बेटा, रट्टा मार के नहीं, समझ के याद रखना होगा, ये बात दिमाग में रहेगी। तो ऐसे अगर टाइम पीरियड t था तो एक पार्ट का कितना होगा, t/2। अब अगर ऐसे काट दिया, अब अगर ऐसे काट दिया, ये पतले वाले का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी हाफ हो गया, m/2l, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हुआ था, हेलो, क्योंकि लेंथ हाफ हुई थी, यहां पोल स्ट्रेंथ हाफ हुई है इसलिए हाफ हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया, लेकिन लेंथ वही है, ml स्क्वायर बाई 12 में m भी हाफ हुआ। अच्छा, हाफ और हाफ कट जाएंगे, यहां टाइम पीरियड में चेंज नहीं है, ऐसे काटने में टाइम पीरियड में चेंज, ऐसे काटा तो टाइम पीरियड भी आधा हो गया। यार कह दो, याद रख लेंगे यार, लिख के करना होगा, एक बार लिख के करना होगा, फिर से बताओ एक बार, ये हो गया देवेंद्र, बताओ फिर से एक बार, पक्का आ गया समझ में। हेलो मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, असावरी पुत्र बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दूं क्या, साफी मैन आगे, वेदांत बेटा आपको आगे समझ में, रोहन बेटा आपको समझ में आ गया, जीवन पुत्र आ गया, सच कह रहे हो, जीवन इज अ गुड बॉय। अरे एक बारी फिर बता ही देता हूं यार, कुछ लोग ना बड़े शरीरी चक्कर में आ रहे हो। बेटा जब थीटा से हिलाएंगे तो टॉर्क क्या आएगा, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, एम बी थीटा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट। अब अगर ऐसे काटोगे तो भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ, ऐसे काटोगे तो भी हाफ, लेकिन आई होता है ml स्क्वायर बाई 12। तेरे से सही क्यों नहीं लिखा जाता है, तो बेटा सोचो, इस केस में मास भी हाफ और लेंथ भी हाफ, 1/8 हो जाएगा, इस केस में आई क्या हो जाएगा 1/8 और मैग्नेटिक मोमेंट हाफ, तो 1/4, टाइम पीरियड हाफ, कह दो आ गया। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ हुआ है, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं, मास हाफ हुआ है, तो ऊपर भी हाफ और नीचे भी हाफ कट गया, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, कह दो आ गया। क्या मैं 1/3 काट के दिखाऊं, 1/3 में मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 और मास भी 1/3, कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे काटने में कोई चेंज। हालांकि बेटा मैं आपको सही बताऊं, 100% अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आधा करने पे है, 100%। दिमाग में बात बैठ गई, पक्का बैठ गई है। तो बेटा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल में होता है मैग्नेटिक मोमेंट, किसके प्रोपोर्शनल में होता है, अगर कोई कहेगा मैंने इसका 1/3 ले लिया तो ये वॉल्यूम 1/3 है, मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 है। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, मैं कह रहा हूं मान लो मेरे को मालूम नहीं एम डैश, लेंथ तो l/3 है, और पहले ml जो था वो मैग्नेटिक मोमेंट था, तो यहां से पता लग गया मैग्नेटिक मोमेंट जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो m रहेगी। ऐसे काटने में पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, ऐसे काटने में 1/3 लोगे तो m/3 हो जाएगी, आधा लोगे तो m/2 हो जाएगी। पर बेटा मैं आपको सच कह रहा हूं, हमेशा आधा काटते हैं नीट वाले। क्या मेरी बात दिमाग में बैठ गई है, नहीं बैठी, फिर से बोलूं, हो गया, वेरी गुड, यू आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ बेटा देखो यहां पर कह रहे हैं कि बेटा 60 डिग्री से टर्न कर, बेटा पोटेंशियल जी क्या थी, माइनस एम बी कॉस थीटा, क्या होती है, तो इनिशियल क्या थी बेटा, माइनस एम बी कॉस 0, क्या थी, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, और 60 डिग्री से टर्न कर दी तो क्या हो गया बेटा, माइनस एम बी कॉस 60, कॉस 60 हाफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, एम बी बाई 2, क्या हो जाएगा,
और उस पोजीशन में रखने के लिए टॉर्क क्या लगाना होगा, एमबी साइन 60, एमबी रूट 3/2 क्या लगाना होगा, ओ वर्क है एमबी बाय 2, और उस पोजीशन पकड़ के रखने के लिए टॉर्क है एमबी रूट 3/2। अच्छा रूट 3 टाइम्स हो गया, टॉर्क क्या हो गया, आया, हाँ ना बोले यार। 60 डिग्री में टर्न करने के लिए एमबी बाय 2, यूएफ माइनस यूआई एमबी बाय 2, और वहां पे पकड़ के रखने के लिए, वहां पे पकड़ के रखने के लिए टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, एमबी साइन 60, क्या दो आ गया यार, रूट 3/2। तो रूट 3 टाइम्स हो जाएगा वर्क डन का टॉर्क। नहीं है मुक्की, नहीं है मुक्की बेटा, यूएफ माइनस यूआई करोगे वर्क डन आ जाएगा एमबी बाय 2, और बेटा जो टॉर्क होगा 60 डिग्री में पकड़ के रखना है, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, वहां पे यहां पे एम क्रॉस बी, एमबी साइन 60 उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, एमबी साइन 60 एमबी रूट 3/2, तो इस वर्क डन का रूट 3 टाइम्स क्या दो आ गया यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा मैं आपको कह रहा हूं ये चिड़िया बना के दे रखी, हिस्टेरेसिस कर्व है, कह रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट बनानी है, तो बेटा हमको मालूम है कि कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ज्यादा होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2। बेटा कोर्सिविटी किसको बोलते हैं और रिटेंटिविटी किसको बोलते हैं, याद है, ये रिटेंटिविटी होती है, कोर्सिविटी, क्या बात याद है, मोटी चिड़िया चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए पतली चिड़िया चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। अब बेटा बेटा म्यू किसका ज्यादा होता है, म्यू होता है ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, म्यू क्या होता है, ये होता है कॉचीज डिस्पर्जन फॉर्मूला, ओए स्क्वायर नीचे आ, ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ए प्लस बी बाय लैम्डा जिसका कम म्यू उसका ज्यादा, लैम्डा जिसका कम। अब बेटा देखो अगर ये लाइट आ रही है, जिसका म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा वो नॉर्मल के ज्यादा करीब आएगा, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, अरे क्या दो आ गया यार, ऊपर तो 1 ही था, तो वॉयलेट इधर आएगी रेड इधर, अरे हाँ ना बोलो, वॉयलेट का म्यू कम होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रिज्म में भी यही तो है, वॉयलेट नीचे आता रेड ऊपर आता है, क्या बात याद आ गई है, ये वॉयलेट होती है रेड होती है, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, डेल वी माइनस डेल आर, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है वो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, और जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो क्या होती है बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू, बेटा एक बार मेरी बेटा प्रैक्टिस करा दो, ओमेगा क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है 0, ये क्या हो गया, ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और थीटा क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, तो वो क्या बन जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बन जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा, नहीं है, ये म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 ए1 प्लस, अब बेटा मैं जानता हूं ये माइनस ही होगा ना, क्योंकि वो एक ऐसे प्रिज्म लगाते हैं और एक ऐसे लगाते हैं, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए उल्टे लगाते हैं, सीधे उल्टे, याद आ गई बात। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, बेटा जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर ए, है ना, और जो मीन डेविएशन होता है वो बेटा होता है म्यू वाई माइनस 1 ए। दोस्तों ये बात याद थी, भूल चुके थे बेटा, म्यू माइनस 1 ए याद है, डेविएशन म्यू माइनस 1 ए सबको याद है, तो म्यू माइनस 1 ए होता है डेविएशन, डेविएशन क्या होता है दोस्त, म्यू माइनस 1 ए, 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 वॉयलेट का म्यू वी माइनस 1 ए, रेड का म्यू आर माइनस 1 ए, वॉयलेट का म्यू वी माइनस 1 है, रेड का म्यू आर माइनस 1 है, एंगुलर डिस्पर्जन डेल वी माइनस डेल आर, म्यू वी माइनस म्यू आर है, कह दो आ गया यार। और बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये येलो लाइट का डेविएशन है, ये एंगुलर डिस्पर्जन है, तो एंगुलर डिस्पर्जन होता है मीन डेविएशन इनटू ओमेगा, नहीं है, दैट इज मैं इसको कह सकता हूं ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0। और बेटा ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या आता है रिलेशन, ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। यहां पे आ रहा है ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0, वहां पे आता है ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 f2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0, या ओमेगा 1 p1 प्लस ओमेगा 2 p2 इक्वल टू 0। बेटा 1 बाय f को p बोलते हैं, लेंसेज में क्या रिलेशन आता है, ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। अरे दोस्त कह दो आ गया समझ में, लक्की आया, लक्की इज अ गुड बॉय।
in YDSC distance between slits and screen is 1.5 meter. When light of wavelength 500 nanometer is used, then second bright fringe is obtained on a screen at a distance of 10 millimeter from central bright fringe. What will be the shift in position of second bright fringe? Second bright fringe पहले 10 mm पे आई थी, अब शिफ्ट कितनी आ जाएगी? क्या बात कर बेटा, पहले आई थी 2 लैम्डा डी बाई डी पे, नहीं आया समझ में? अब डेल्टा वाई बताना है, शिफ्ट कितनी आ जाएगी डेल्टा वाई, मतलब वो कितना ऊपर चला जाएगा? 2 डेल्टा लैम्डा डी बाई डी। क्या ये बात सोच सकते हो या नहीं? और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें मुश्किल हो जाए, आप कहो पहले जो पोजीशन थी y1 थी 2 लैम्डा 1 डी बाई डी, बाद में y2 पे आई 2 लैम्डा 2 डी बाई डी, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा लैम्डा डी बाई डी, वही तो चीज आ जाएगी यार। डेल्टा वाई इक्वल टू 2 डेल्टा लैम्डा डी बाई डी। डेल्टा लैम्डा दे रखा है बेटा 50, क्या दे रखा है बेटा? जब 500 था, जब 500 था यहां पे तो वैल्यू आई थी 10 पे, कहां पे आई थी? जब 50 होगा तो कहां पे आ जाएगी? 1 पे। अरे कह दो आ गया यार, 500 पे 50 आया, 500 पे 10 आया, 50 पे 1 आएगा, 50 पे 10 एक कम कर दिया ना यार, कह दो आ गया दोस्त। कह रहे हैं शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट्स इट्स अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 आरपीएम, एंगल इट हैज रोटेटेड इन 1 सेकंड। छी आरपीएम 3000 आरपीएम, 3000 चक्कर मारता है, 3000 चक्कर मारता है 1 मिनट में 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? इतने चक्कर। 1 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे? इतने चक्कर हो जाएंगे, हाँ ना बोलो यार। तो 1 सेकंड में इतने चक्कर मारेगा तो एंगल कितना घूमेगा 1 सेकंड में? इंटू 2 पाई। 100 पाई, कितना आंसर आ जाएगा? नेक्स्ट, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बेटा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं when the value of g at a particular point on the surface of earth is 9.8, suppose the earth suddenly shrinks uniformly to half its present size without losing any mass, without losing any mass, ठीक है। The value of g at the same point assuming that the distance of the point from the earth does not shrink, अच्छा उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कितना होगा? बेटा कह रहे हैं मास वही है, पहले जो यहां पे अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था 9.8, अब बेटा अर्थ को हमने क्या किया, हमारे में ताकत आ गई, हमने अर्थ कैसे करके दबा दिया अर्थ को, अर्थ को हमने, मास वही है भाई अर्थ का। अब बताओ यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले था जीएम बाय आर स्क्वायर, अब वो सॉलिड स्फीयर के बाहर पॉइंट हो गया, लेकिन आएगा तो जीएम बाय आर स्क्वायर सेम 9.8। अरे कह दो आ गया मेरे दोस्त, पहले जीएम बाय आर स्क्वायर था क्योंकि सरफेस पे था, अब हमने उसको दबा दिया, अब कहां पे आएगा बेटा? अभी भी है तो उतना ही डिस्टेंस जीएम बाय आर स्क्वायर। और शिवानी सब ठीक ठाक है? अब बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहे हैं बेटा मेरे को? कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी जो होती है बेटा वो वीई होती है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू 7r। बेटा देखो मैं आपको याद दिला रहा हूं बेटा, जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना √2 gm/r होती है बेटा, है ना, या किसी x पे बेटा, अगर किसी x से बताऊंगा यहां से अगर फेंकना है एक m मास की बॉडी को, है ना, किसी भी एंगल पे, वो एंगल के इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी एंगल पे फेंकना है, बस इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, तो बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी -gmm/x प्लस हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट इन्फिनिटी पहुंच गया, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों जीरो, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों जीरो। बेटा किसी भी एंगल पे फेंकना है बेटा, मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए कि जस्ट वो इन्फिनिटी में पहुंच पाए, है ना बेटा। मेरे को क्या किसी भी एंगल पे बेटा मेरे को उससे मतलब नहीं है, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं दोस्त, कंडीशन यही है कि मेरे को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, तो इन्फिनिटी पे क्या बेटा वेलोसिटी भी जीरो हो गई, जस्ट पहुंचाना है, और बेटा वेलोसिटी भी जीरो हो गई, हेलो दोस्त, वेलोसिटी भी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो हो गई, वहां से v क्या आ जाएगा √2 gm/x, √2 gm/x। अब बेटा x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, gm/x² बन जाएगा, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी √2 gx, ये उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो √2 gm/x, है ना। अब x को क्या ले रहे हैं बेटा, पहले था r, सरफेस से थी ve, अब 7r अगर हाइट है तो सरफेस से कितना, मतलब सेंटर से क्या डिस्टेंस है 8r, तो r के बदले 8r आ जाएगा, तो अपॉन 2√2 आ जाएगी, अपॉन, यार कह दो आ गया यार, √gm/r। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, यहां पे सरफेस पे थी बेटा ve, तो 7r अगर सरफेस से डिस्टेंस है तो सेंटर से क्या हो जाएगा 8r, तो अब √2 gm/x
x, पहले अंडर रूट 2 जीएम बाय आर, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा वीई। अब अगर यहां पे 8 आ गया तो बेटा ये 2 रूट 2 बन जाएगा, तो वीई बाय 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगी बेटा एस्केप वेलोसिटी वीई बाय 2 रूट 2। दोस्त कह दो आ गया समझ में यार, पक्का आ गया है ना। तो इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। है ना। तो दोस्तों किस क्वेश्चन पे आ गया बेटा, मदद तो कर दो यार भाई। 22 पे आ गया हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, एक सेकंड, हाँ हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, वन ऑफ मतलब एक पे चार्ज प्लस क्यू था, दूसरे पे -2 क्यू था, है ना, और उनके बीच का सेपरेशन r था, उनके बीच में फोर्स F था। अब क्या किया, उनको टच किया तो बेटा टोटल चार्ज वही रहेगा और चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज क्या -q है, तो -q/2 हो जाएगा। अब बेटा पहले क्या था, kq/2q/r², तो ऊपर 2 आ रहा था kq/2q/r²। अब बेटा -q टोटल चार्ज है, -q/2 अब kq/2 नीचे 1/4 आ गया, तो ऊपर 2 से नीचे 4 आ गया, तो बेटा 1/8 हो गया फोर्स। क्या हो गया बेटा, फोर्स 1/8 हो गया, वेरी गुड। इसके बाद अ चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड इन एयर बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल है एयर में बेटा, इक्विलिब्रियम में QE और mg बराबर होंगे, है ना। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दिया, तो QE तो mg के बराबर था, अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन, अब mg प्लस mg 2mg इक्वल टू ma, a क्या हो जाएगा 2g मतलब 20। कह दो आ गया, हाँ ना बोलो मेरे दोस्त। हेलो मुक्की मेरे दोस्त, कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो mg और QE बराबर है, QE ऊपर को था mg नीचे को, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दिया, तो QE तो mg के बराबर ही, तो mg पहले नीचे को था, एक QE भी आ गया और जिसकी वैल्यू mg है, तो 2mg इक्वल टू ma, तो a क्या आ जाएगा 2g। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ड्रॉप्स अ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पैकेट। बेटा अगर उसने ड्रॉप किया है, तो बेटा वो जो टाइम होता है बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल भाग रहा था, हॉरिजॉन्टल भागते भागते ड्रॉप किया, तो जो टाइम लगता है दोस्त वो क्या लगता है, √2h/g। क्या लगता है बेटा, √2h/g होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक सेकंड में 100 आगे जाएगा तो इतने टाइम में कितना जाएगा, × 100। दोस्त कह दो समझ में आ गया बेटा। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का था √2h/g। अगर किसी चीज को ड्रॉप करो तो भी टाइम लगता है √2h/g, और अगर हॉरिजॉन्टली चल के फेंको तो भी क्या टाइम लगता है, √2h/g। दोस्तों कह दो आ गया समझ में यार, है ना। तो टाइम लगता है √2h/g। इसको लेकिन बेटा बच्चे यूज नहीं करते हैं, बच्चे ना ज्यादातर मतलब कई बार s = ut + ½ at² मतलब इस कंडीशन में लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर ड्रॉप्ड का केस है तो √2h/g, है ना, और अगर मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो भी √2h/g। याद रहेगी बात, है ना। तो √2h/g हो जाएगा बेटा, कितने टाइम में नीचे गिरेगा, इंटू वेलोसिटी कर लेंगे। कर पाएंगे ये मेरे को सॉल्व करना है। जस्ट साथ में एक बात बता दे रहा हूं बेटा, कई बार ना बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर ना आप इसको बहुत क्वालिटी से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो 98 मीटर की हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, या मान लो एक बलून है, वो ऊपर जा रहा है 98 मीटर पे, जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक आदमी ने क्या किया, 9.8 मीटर पर सेकंड ड्रॉप कर दिया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर को वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है। अब मैं अगर 9.8 दे रहा हूं, मतलब मैं जी को 9.8 लेना चाह रहा हूं, मैं जी को क्या लेना चाह रहा हूं 9.8, है ना। अब उसे ड्रॉप किया तो बेटा उसके पास ऊपर को वेलोसिटी आ गई कितनी, 9.8। अब बेटा अगर कोई पूछे कितनी देर में ये नीचे आएगा, देखो मैंने जान के 98 9.8 ये 10g है और ये क्या है g है। देखो बेटा देखो डिपेंड करता है, मैं 10 लेके एक बार करूं क्या, कुछ लोग ना बहुत गंदी नजरों से देखते हैं ऐसे में। 10 ये इनिशियल वेलोसिटी 10, या आप कह लो 100 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंका, कितनी देर में नीचे आएगा, कितनी देर में। बेटा देखो अगर इस केस में s = ut + ½ at² लगाओ तो भी आंसर आएगा, लेकिन बेटा अगर ये √2h/g को क्वालिटी से यूज कर लो तो बड़ा ही मजा आएगा। अभी उधर क्वेश्चन करा रहा था, उनके पेपर में आया था जस्ट यही वैल्यूज के साथ, तो आपको बता रहा हूं। तो बेटा करने का तरीका क्या हो, s = ut + ½ at² अगर यहां लगाओगे तो s क्या हो जाएगा -100, s क्या हो जाएगा, u क्या है 10, t -½ 10t², 0 गया 0 गया 0 गया, t² -2t -20 = 0। क्या इसके बाद आप धराचार्य लगा के सॉल्व कर लोगे, अरे -b + -√b² - 4ac/2 कर लोगे ना यार। पर बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर यहां पे 10 वेलोसिटी है, यहां पर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 10 0 एवरेज कितनी हो गई 5, एक सेकंड में एवरेज से कितना चलेगा 5, और बेटा 10 थी
एक्सेलरेशन भी 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। 10 का चेंज आएगा, 10 से हो गई 0, तो ये टाइम हो गया 1 सेकंड। ये टाइम क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 10 से 0 5, तो ये 5 मीटर है, तो ये क्या हो गया? 105। तो यहां से यहां जाने का टाइम 1, और यहां से यहां आने का टाइम √2h/g, √2 ऑफ 105/g। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस √ ये 210/10, √21, खत्म। आपको उससे भी वही आंसर मिलेगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a करेंगे, आपको यही आंसर मिलेगा। पर बेटा आप सोचो ना, ये अगर मतलब ये अगर क्लिक कर जाए ना, मेरे को ये लिखने में, मैंने को अभी ना समझा रहा हूं साथ में, यहां पे 10 वेलोसिटी है, यहां 0 हो गई, कितनी देर में 0 होगी बेटा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? 1 सेकंड में रफ्तार में क्या चेंज आएगा बेटा? उसको एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा। g है 10 है, तो 10 वेलोसिटी, तो 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी। 10 0 एवरेज हो गई 5, 1 सेकंड में एवरेज से जाएगा 5। 105 की हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं उसके जहां पे वेलोसिटी 0 होती है। अब ड्रॉप्ड का केस हो गया √2h/g, वहां से नीचे आने में टाइम लगेगा, 1 सेकंड ऊपर जाने में टाइम। सेम चीज जहां कहना चाहता हूं दोस्त, अगर, लेकिन अब पता है ये क्या है, ये अब क्लिक कर जाए, मतलब अगर ये बेटा मतलब ना, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे में जल्दी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर आप एरर ना करें तो बेटा वेलोसिटी g ही तो है, 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी। 1 सेकंड तो टाइम लग ही गया। अब ये डिस्टेंस क्या हो गया? 10g में g/2 जोड़ दो, 10.5g हाइट हो गई, √2h/g। अरे हाँ, ये तो वही आ रहा है, 1 प्लस √21। उनके में 9.8 और ऐसे था, इसलिए मैंने वही वैल्यू उसके साथ आपको दिया था। यार कह दो आ गया मेरे दोस्त। हेलो मेरे दोस्त चमकीले, बेटा समझ में आ गया? क्या बहुत बड़ी बात है? छी, है ना, ऐसी दसियों चीज बताइए बेटा। अरे हाँ ना बोलो बस बेटा, ये अगर हम यूज कर लें तो फायदा है। यार कह दो आ गया समझ में, बढ़ने दो आगे यार जल्दी से यार। हाँ बेटा किस क्वेश्चन पे आ गया दोस्त, मदद कर दो यार। 25 अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 50-50 मीटर की 2 ट्रेनें। कितनी ट्रेन है? 50 मीटर 50 मीटर। ये कितने से चल रही है? एक 10 से चल रही है, एक 15 से चल रही है, नहीं है? ये क्या कहेगी? मैं रेस्ट पे हूं और ये आ रही है, मेरी वेलोसिटी भी इसको दे दो, 10 और 15 कितनी होगी? 25। अब देखो बेटा, जब 50 चलेगा तो ये यहां पे पहुंच जाएगी ट्रेन, और जब 25 और चलेगा, सॉरी 50 और चलेगा तो पार निकल जाएगी। तो ये तो कहेगा ना इसने 100 चल लिया। कितना चल लिया बेटा? इस पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक ट्रेन पे बैठा हुआ व्यक्ति को, बेटा आपको क्या लग रहा है ट्रेन चल रही है? धरती माता चल रही है ना? वही की वही। तो जिस ट्रेन पे यहां बैठा हुआ इंसान, वो कहेगा मैं रेस्ट पे हूं, इसने 50 चल के यहां या 50 और चल के यहां चला गया। अरे हाँ ना, तो बोले यार। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसको इसकी रिस्पेक्ट में 100 चलना है। तो 25 वेलोसिटी से चल रहा है, 100 चलने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं तो आप ये कह लो ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलेगा ना यार, आगे ना। अच्छा अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो ओवरटेक करने में टाइम कितना लगेगा? मेरी बात सुनो, इसकी वेलोसिटी क्या है? 15, इसकी क्या है? 10। तो ये कहता था मैं तो रेस्ट पे हूं, और ये 10 पलट के देता, और ये कहता भाई आ रहा है 5 से, तो 100 चलने में टाइम कितना लगेगा? 100/5। मुक्की आएगा, कर लोगे अगली बार। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गया दोस्त? 26 कह रहे हैं एन ओपन पाइप is suddenly closed with the result that the second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 hertz. ठीक है, एन ओपन पाइप is suddenly closed, ओपन पाइप को सडनली क्लोज कर दिया, ठीक है, एंड सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। बेटा क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/4L। फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L, सेकेंड ओवरटोन 5V/4L। second overtone of the closed pipe 5V/4L is found to be higher by 100 hertz than the first overtone of the closed open pipe. First overtone of the original pipe, original pipe मतलब open pipe, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/2L। फर्स्ट ओवरटोन क्या था? 2V/2L। उसमें तो सारे आते हैं ना ऑड इवन, तो -2V/2L is 100 is, इसको 2 से एक बार और मल्टीप्लाई करो, 4V/4L, 5V/4L माइनस 4V/4L क्या हो जाएगा? V/4L। तो V/4L आ गया 100। पूछा क्या गया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप V/2L। 2 को इधर ले जाओ, 200 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? 200 आ जाएगा। दोस्तों कह दो आगे समझ में यार।
For the given figure, if solid is in equilibrium, density of solid will be. L/4 इसमें है और 3L/4 इसमें। ऊपर वाला रो का है, नीचे वाला 2 रो का है। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, 2 रो ए, L/4 इसमें है, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, रो वी जी, ये हो गया इसके कारण जो ऊपर को फोर्स आया, इसके कारण कितना है रो ए 3L/4 इंटू जी, ये हो गया टोटल फोर्स। बेटा टोटल फोर्स हमेशा ρ1v1g प्लस ρ2v2g आता है ना, जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। और नीचे को क्या आएगा दोस्त, नीचे को क्या आएगा, अगर इसकी डेंसिटी पूछिए, मान लो A इंटू एल वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी वेट। बेटा अगर इसकी लेंथ में से L/4 इसमें थी और 3L/4 इसमें थी, अब बेटा A इंटू एल ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट। और बेटा अगर ρ1v1g प्लस ρ2v2g कर लो, 2 रो इंटू A इंटू L/4 इंटू जी, रो इंटू ए इंटू 3L/4 इंटू जी, ρ1v1g प्लस ρ2v2g जो ऊपर को आ रहा है और नीचे को जो वेट आ रहा है उसको बराबर कर दो, वहां से डी निकाल लो। यार कह दो आ गया समझ में यार, है ना, सॉल्व करूं या हो जाएगा। कह रहे 27 इक्वल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी एंड रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज आर। 27 ड्रॉप्स कंबाइन हुई, वॉल्यूम 27 टाइम्स हो गई, वॉल्यूम 27 टाइम्स करनी, 4/3 पाई आर क्यूब को 27 टाइम्स करना, तो रेडियस को कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। क्या दो आ गया यार, तो बेटा रेडियस को करना है 3 टाइम्स, रेडियस को क्या करना है, तो रेडियस को कर लिया 3 टाइम्स, रेडियस अगर 3 टाइम्स हो गया तो एरिया कितने टाइम्स हो गया, 4 पाई 3r स्क्वायर, 4 पाई 3r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, कितना हो गया बेटा, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 27 ड्रॉप्स कंबाइन करके बन गई एक बिग ड्रॉप, 27 छोटी ड्रॉप मिलके बन गई एक बड़ी ड्रॉप, और इसका रेडियस हो गया 3r। रेडियस क्या हो गया, पहले एरिया क्या था 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया 4 पाई 3r स्क्वायर, 4 पाई 3r स्क्वायर। अब बेटा अगर आप देखो कितना हो गया, ये 9 4 36 और ये 27 4 क्या होता है 108, 108 और ये कितना था 9 4 36, तो कितना डिक्रीज आया बेटा, 108 में से क्या हटाना है 36, 108 में से 36 हटाना है, पहले 8 हटाओ फिर 28 हटाओ, 72 पाई आर स्क्वायर। बेटा 72 पाई आर स्क्वायर से एरिया कम हुआ है, तो एनर्जी बेटा सरफेस एनर्जी कितने से कम हुई, 72 पाई आर स्क्वायर टी। बेटा टी इंटू ए होती है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। दोस्तों मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात 27 ड्रॉप कंबाइन करके एक ड्रॉप बनी, या तो आप ऐसे लिख दो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हल्के हल्के इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, और फिर आर को लिखो 3r, वेरी गुड है, फिर ताली बजाओ, है ना। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 27 टाइम्स वॉल्यूम अगर हो गई है ना, 27 टाइम्स वॉल्यूम करने के लिए रेडियस को 3 टाइम्स करना होगा। अगर कहता मेरे को कोई कि अगर मेरे पास ड्रॉप्स है 64, तो 64 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगी तो 4r करना पड़ेगा, है ना। और अगर होंगी 125 ड्रॉप्स तो 125 टाइम्स करने के लिए वॉल्यूम को रेडियस को 5 टाइम्स करना होगा, रेडियस को। अब बेटा उसके बाद आपने लिख लिया एरिया, क्योंकि सरफेस टेंशन इनटू एरिया ये सरफेस एनर्जी थी। अब बताओ कितना डिक्रीज आया सरफेस एनर्जी में, दिस माइनस दिस कर लोगे। कह रहे एक्सेस प्रेशर इनसाइड बिग ड्रॉप इज 3 टाइम्स, बिग ड्रॉप में तो कम होगा ना 4। बेटा जो ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है 2t/r, बबल में होता है डबल, होता है 4t/r, बबल में होता है डबल और होता है, और एक्सेस प्रेशर बेटा ड्रॉप में क्या होता है बेटा 2t/r, कितना होता है, रेडियस 3 टाइम्स हो गया, एक्सेस प्रेशर तो कम हो गया बेटा, ड्रॉप में कम होगा। झूठ बोल रहे हैं लोग, ए ऑप्शन गलत है, बी कह रहे हैं, अब ए गलत है, ओ तो खाली बी सी डी और खाली सी चेक कर लो। इन दिस प्रोसेस 72 पाई आर स्क्वायर एनर्जी रिलीजेस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बिगर ड्रॉप का रेडियस 3r है, डीबी सही हो गया, सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस बिल्कुल सही है, क्योंकि दिख रहा है ये जो सरफेस एनर्जी है ये कम है और ये ज्यादा है। यार कह दो समझ में आ गया यार। एनर्जी इज एनर्जी इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में होता क्या है,
कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस, है ना। एनर्जी बेटा कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हर जगह इक्वल नहीं होती, हम जानते हैं। इज कंजर्व्ड, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। टू इंप्रूव रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, बेटा टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्टिव लेंस पे, आईपीस पे? किसी की भी रिजॉल्विंग पावर बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस ने अलग अलग बनाया तो आईपीस उसको मैग्नीफाई कर देगा, अगर अलग अलग ही नहीं बनाया तो मैग्नीफाई कैसे करेगा? अरे हाँ ना बोले यार भाई, मैंने फोटो खींची है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो अब मैं अगर उसको जूम करूंगा तो अलग अलग थोड़े ना दिख जाएंगे। अरे कह दो आ गया ना यार, और फोटो ही आई तो जूम करने पे दो मोटी उंगली आएंगी, लेकिन अगर फोटो ही आई तो जूम करने पे दो आएंगी उंगली, और वो भी दूर दूर। तो रिजॉल्व अगर ऑब्जेक्टिव ने किया तो आईपीस उसको मैग्नीफाई करता है। आईपीस का काम होता है मैग्नीफाई करना, रिजॉल्व करना काम किसका होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। और बेटा थीटा मिन क्या होता है बेटा, जरा जल्दी से बताओ? 1.22 लैम्डा बाय डी। ये क्या होती है? थीटा मिन। 1 बाय थीटा मिन होती है रिजॉल्विंग पावर, डी अपॉन 1.22 लैम्डा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। हाँ थोड़ी ली, फटाफट खड़े जाओ। इसके लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप के लिए? 1.22 लैम्डा बाय 2n साइन अल्फा। ये क्या चीज है? ये डी मिन है। अच्छा ये डी मिन है, ये क्या है? डी मिन। बेटा रिजॉल्विंग पावर जो होती है बेटा माइक्रोस्कोप की, जो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है बेटा वो क्या होती है? 1 बाय डी मिन। वो क्या होती है? 1 बाय डी मिन। तो आपने डी मिन बिल्कुल सही बताया, क्या बताया? 1.22 लैम्डा बाय 2n साइन अल्फा। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? 2n साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। दोनों के केस में लैम्डा नीचे आना, बेटा ये याद रख लो यार, लैम्डा नीचे आना है। लैम्डा इसमें 1 बाय डी मिन होता है बेटा, यहां पर मिनिमम डिस्टेंस से हमने बेटा निकाली थी। बेटा जब हमने रिजॉल्विंग पावर निकाली थी माइक्रोस्कोप में, वहां पर डी मिन से निकालते हैं, और जो टेलीस्कोप होता है उसके लिए 1 बाय थीटा मिन होता है। थीटा मिन होता है बेटा रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए होती है 1.2, थीटा मिन होता है 1.22 लैम्डा बाय डी। इतने मिनिमम एंगल पे टेलीस्कोप अलग अलग करके देख सकता है, और वहां पर जो डी मिन आता है वो क्या आता है? 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। और बेटा जो ट्रेंड है वो तो ये खाली प्रोपोर्शनैलिटी मालूम होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी बिल्कुल गड़बड़ा नहीं सकते बेटा। बेटा ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, डी अपॉन 1.22 लैम्डा, और यहां पर 1 बाय डी मिन से रिजॉल्विंग पावर जो आएगी बेटा वो क्या जाएगी? 2n साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। एन साइन अल्फा को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब बेटा बताओ कैसे बढ़ेगा बेटा? इंक्रीजिंग एपर्चर ऑफ द लेंस। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर आ रही है डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो लैम्डा को तो घटाना होगा, लैम्डा को तो घटाना होगा, ठीक है। वेवलेंथ को डिक्रीज वाला ऑप्शन लेना होगा, तो डी ऑप्शन तो लेना ही है ना। और साथ में बेटा एपर्चर का वो बढ़ाना है साइज। तो एपर्चर किस में बढ़ रहा है बेटा? ए ऑप्शन, ए और डी। ए और डी किस में आ गया? सेकंड ऑप्शन में। कह दो समझ में आ गया यार दोस्तों? समझ में आ गया या नहीं आ गया? भारती बहादुर कह रहे 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए बी सी आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ब्लॉक बी एंड सी आर एट रेस्ट। अच्छा ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा कितना कितना जरा बता दो दोस्त? दोनों के लिए 0.5 है, और आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोलिजन का ना जो क्वेश्चन है ना, कोलिजन के लिए बस बेटा मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक मालूम है ना, कोई भी कोलिजन की प्रॉब्लम के लिए बेटा करना क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। और दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज, ये 10 से आ रहा है दोस्त, ये रेस्ट पे है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। v2 माइनस v1 हो जाएगा हाफ इंटू 10, क्योंकि e हाफ दे रखा है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया? एक इक्वेशन। दूसरी m इंटू 10, तेरे से 10 क्यों लिखा जा रहा? बराबर mv1 प्लस mv2, m कट जाएगा तो v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा? 10। चाहिए क्या? v2 आगे वाले की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये आगे वाला उससे आगे वाले से टकराएगा। v2 कितना आ जाएगा? यहां से ऐड कर दो, 2v2 आ गया 15, v2 आ गया 15/2। क्या आ गया? आगे समझ में? मेरे को तो आगे के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ता है, अगर आपको करना पड़ रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, ये 10 से आया था, इसकी हो गई 7.5, 75%, उसकी 75% इसकी हो जाएगी, क्योंकि सेम कंडीशन है ना। अगर ये u से आया है,
तो इसकी 0.75 यू है, तो इसकी क्या हो जाएगी एक और 0.75। लेकिन अगर ये सोचना आपके लिए आफतदायी है बेटा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, है ना, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं कि वो नीट वाला आपसे इतना सोचने पे आपको मजबूर करेगा। बस आपको 0.75 से वैसे मल्टीप्लाई करना, 7 8 56 5.625 आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे अगर जस्ट मेरे को बताना कि मैं ऐसे सोच सकता हूं, लेकिन अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हैं कि बेटा देखो अगर m मास है, u इसकी वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई मान लो fu, तो इसकी क्या हो जाएगी, उसका भी f टाइम्स हो जाएगी, है ना। नहीं तो बेटा अपने सॉल्व कर लेते, अब इसकी 7.5 आ गई ना, अब ये इससे टकराएगा। अब ये वाला बताओ बेटा, मान लो टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई ये, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 7.5/2 और एक इक्वेशन, और दूसरी बेटा m इंटू 7.5 बराबर m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, दैट इज v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 7.5। ऐड कर दो, 2v2 इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस 7.5/2, ये 7.5 3/2 टाइम्स 7.5, 3/2 टाइम्स 7.5। ये देखो बहुत ध्यान से, v2 क्या आ गया 3/4 ऑफ 7.5, 3/4 मतलब 0.75 टाइम्स 7.5। यही मैं आपको कहता, 10 इंटू 0.75 हुआ था, अब उसका भी 0.75 टाइम्स हो गया है ना। तो मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये आपके दिमाग में नहीं क्लिक करे बेटा, कोई भी कोलिजन की प्रॉब्लम आएगी, एक आध क्वेश्चन अगर लेंदी आ भी जाता तो भी अपने को करना आना चाहिए। मैं फिर भी आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये m मास है ना, ये भी m मास है, हेलो, आप ना 10 के बदले u मान लो इसकी वेलोसिटी, क्या मान लो u, और मान लो टकराने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आ गई कुछ xu आ गई, क्या आ गई, तो अगर u से इसकी xu हो गई, तो अगर ये i xu से रहा होता तो क्या हो जाती, x स्क्वायर u, एक x टाइम्स हो जा रही है ना, तो अगले वाले की क्या हो जाए एक और x टाइम्स, 10 से 0.75 टाइम्स हुई तो एक और बार 0.75 टाइम्स। अब बेटा कभी भी किसी के पीछे अगर बेटा मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर करना होता है, पीछे 5 हो तो एंड में 25 आता है, और 7 8 56 5625, हाँ ना बोलो यार, तो 5625 5.625 बेटा कर पाएंगे यार दोस्त, आगे पक्का समझ में आगे, है ना। हाथ से लिख के एक बार आंसर निकाल लेंगे, बढ़िया रहेगा। 32 है ना, यहां पर बेटा LCR 3 दे रखे हैं, पावर फैक्टर पूछा, पावर फैक्टर होता है R/Z, पावर फैक्टर क्या होता है बेटा R/Z, और Z क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, कॉस फाई होता है R/Z, और ये z होता है बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा बड़े आराम से, बेटा एक्सएल एक्सी सब दे रखे हैं, आर दे रखा है बेटा 40, और इंडक्टेंस जो इंडक्टर है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस दिखा रखा है 40, तो ये क्या हो गया 80, ये क्या हो गया 80, और अंडर रूट आर स्क्वायर ये 80 स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सएल माइनस एक्सी तो क्या बन रहा है बेटा 60, 80 स्क्वायर 60 स्क्वायर 100 स्क्वायर, अरे 80 60 100 यही वैल्यू होती है, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को मतलब 80 देख के पता था कि 0.8 आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट, force required to just move up the inclined is 3 times the force required to just prevent the body from sliding down the plane. The coefficient of friction is mu, angle of inclination is, बस बेटा मैं आपको इतना कह रहा हूं, बस एक ना छोटी सी बात मेरी समझ लें, ये पेपर एक बहुत अच्छा असाइनमेंट जरूर है, बस इतना जरूर है, आप पेपर को इतना सीरियसली जरूर लें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कायदे से आ जाए, ये असाइनमेंट है, क्या है, पेपर अब चालू होंगे। क्वेश्चन ही एक अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि चढ़ाने के लिए जो फोर्स चाहिए ना बेटा, जैसे ये है, इसको अगर मेरे को ऊपर चढ़ाना हो, मिनिमम फोर्स चढ़ाने के लिए जो चाहिए, अप द इंक्लाइन, अभी अप लेके जा रहे हैं, हेलो, mg sin थीटा तो हर केस में नीचे को ही आएगा, mg sin थीटा तो, और बेटा म्यू mg cos थीटा भी नीचे को ही आएगा क्योंकि ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अभी ये मिनिमम फोर्स है, दिस प्लस दिस, क्या बात समझ में आ गई, F अप हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अब बेटा आप क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो फोर्स को, अब हल्का सा भी कम किया तो नीचे फिसल जाएगा, हल्का सा भी कम किया तो प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, एफपी कह देता हूं उसको, क्या कहता हूं एफपी, बेटा एफपी, और ये mg sin थीटा
और बेटा ये म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एफ पी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। बेटा अब हल्का सा भी कम किया ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आके साथ में सपोर्ट कर रहा है। अब अगर आपने पंगा ली तो फिर फिसल जाएगा। तो एफ पी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, तो एफ पी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। यार कह दो समझ में आ गया यार। अब कह रहे हैं इसका 3 टाइम्स है ये वाला, ये समझ में आ गया। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस था, तो इसको मैं ओरली उधर ले गया यार, ये इधर था ना यार, एफ पी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इधर था, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा उधर जाके एक लाइन में चलेगा। और कह रहे हैं ऊपर चढ़ाने के लिए जो फोर्स चाहिए इसका 3 गुना चाहिए। ये है जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। हल्का सा भी अब कम किया तो बेटा फिसल जाए, क्योंकि अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन आके सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है अभी, मैक्सिमम फ्रिक्शन। हल्का सा भी कम किया तो पक्का फिसल जाएगा, तो पक्का फिसल जाएगा। कह दो आगे दोस्त समझ में। इसका 3 टाइम्स ये, और ये कितना है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ऊपर चढ़ाने के लिए ये चाहिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एम जी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम जी को काट दो, क्या निकाल लोगे अब, टेन थीटा की वैल्यू मैं करूं, ये 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा, और म्यू कॉस थीटा 4 म्यू कॉस थीटा हो जा रहा है, देखना जरा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 म्यू, टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 म्यू, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 म्यू, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 म्यू। ये एक रिंग है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब पास में आएगा तो बेटा क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और जब दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, फ्लक्स घटेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। शिवा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। पवार आ रहा है, वी क्रॉस आर ऊपर को आएगा, लेकिन क्यू वी क्रॉस आर, क्यू नेगेटिव है, क्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी, अंदर को आएगी। तो बेटा अंदर जाए फ्लक्स पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो पहले बढ़ रहा है, जब पास आएगा तो बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। जब दूर जाएगा तो सपोर्ट करेगा क्लॉकवाइज। तो बेटा डायरेक्शन पलटेगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर जाएगा। अ कॉइल of inductance 300 millihenry and resistance of 2 ohm is connected to a source of voltage 2 volt. What is the value of time at which current will be 0.5 ampere? I equal to E by R 1 minus e की power minus t by tau. I equal to E by R 1 minus e की power minus t by tau. ठीक है। बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, I इक्वल टू ई बाय आर, क्या बात याद है, अगर एल आर होते हैं तो, हाँ ना बोलो यार, I इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। बेटा अगर मेरे से कोई कहेगा ना कि आपके में क्वेश्चन क्या आएगा, तो वो बेटा वही आएगा बेटा, जीरो टाइम पे क्या है ना, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट टाइम पे क्या है, इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर जीरो टाइम पे क्या है, जीरो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट टाइम पे क्या, कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या दो आगे यार, क्वेश्चन तो इस पे आएगा। या मिनिमम करंट कब आएगा, जीरो टाइम पे, मैक्सिमम करंट कब आएगा, इनफाइनाइट टाइम पे। हालांकि यहां पर मेरे से जो कहा है, अब देख लेते बेटा, करंट कह रहे हैं 0.5 कब हो जाएगा, 0.5 लिखो यहां पे, और ई बाय आर कितना है 2/2, ये 1 हो गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ एल बाय आर है, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया बेटा, हाफ। 1 माइनस हाफ क्या बन जाएगा, हाफ। तो ई की पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू हाफ, ई की पावर टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू 2, टाउ एल इन 2, टाउ क्या है, एल बाय आर, एल कितना दे रखा क्वेश्चन में 0.3/2, R2 है, LN2, LN2 0.7 ले लो, 0.693 होता है, कर लोगे, 7 3 21, 21/2, 0.1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं।